गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 35 कीमोथेरेपी ऑफ फंगल एंड वायरल डिसीजेस का पार्ट 2। इसके पहले के पार्ट में हमने कीमोथेरेपी ऑफ फंगल डिसीजेस और एंटी फंगल ड्रग्स को डिस्कस किया था। इस पार्ट में हम कीमोथेरेपी ऑफ वायरल डिसीजेस और एंटीवायरल ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं वायरसेस क्या होते हैं। तो वायरसेस आर ऑब्लिगेटरी intracellular parasite with no growth or reproduction in vitro except in some very specialized laboratory technique। तो वायरसेस क्या होते हैं? ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ इंट्रासेलुलर पैरासाइट। जब भी कोई पर्सन के अंदर ये जाते हैं तो उसके सेल के अंदर जाने के बाद एज अ फॉरेन मटेरियल ये काम करते हैं और इसके अंदर जो डीएनए होता है और आरएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है सेल के अंदर उसे मैनिपुलेट करते हैं, जिसके वजह से वो सेल जो है ये वायरसेस को मल्टीप्लाई करने का काम करता है और ये मल्टीप्लिकेशन होने के वजह से वायरसेस ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है वो पर्टिकुलर पर्सन के अंदर। तो जो भी पर्सन है उसके अंदर जब भी वायरस जाता है तो वो एज अ पैरासाइट करके सेल के अंदर जाता है। सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसे मैनिपुलेट करता है और मैनिपुलेट करने के बाद सेल क्या करता है, ये वायरसेस का प्रोडक्शन बढ़ा देता है और मल्टीप्लिकेशन बढ़ा देता है, जिसके वजह से ये दूसरे सेल्स को भी कंटेमिनेट करते हैं और अल्टीमेटली पूरा बॉडी में इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। तो ये इसका इन जनरल काम है वायरसेस का, टू प्रोड्यूस इन्फेक्शन। तो इसका जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन जो है ये बॉडी के बाहर नहीं के बराबर है। मीन्स ये अगर एनवायरनमेंट में एयर में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है और इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट प्रेजेंट है वायरसेस, तो ये जो है ये न्यूट्रल मोड में रहते हैं, इनका ग्रोथ नहीं होता है और इनका रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता है। बस इसमें एक एक्सेप्शन है कि भाई कोई लेबोरेटरी टेक्निक में वायरसेस को मल्टीप्लाई करना हो तो वो लेबोरेटरी के जो टेक्निकल साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस होते हैं वो उसे एक पर्टिकुलर टेक्निक से मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस करते हैं। अदरवाइज विदाउट बॉडी वायरसेस कुछ भी काम के नहीं है। वायरसेस को होस्ट सेल चाहिए और कोई बॉडी चाहिए जिसके वजह से वो मल्टीप्लाई हो सके। अगर उन्हें लिविंग ऑर्गेनिज्म और बॉडी नहीं मिलता है तो वो वायरसेस मल्टीप्लाई नहीं हो पाते और रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो यही है वायरसेस। वायरसेस की एक खास बात है कि वायरसेस ह्यूमंस को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, इवन बैक्टीरियाज को भी इन्फेक्ट करने की ताकत रखते हैं। मीन्स ये इतने डेंजरस होते हैं कि ये जो भी लिविंग थिंग्स है इंक्लूडिंग बैक्टीरियाज ये सभी को इन्फेक्ट करने का ताकत रखते हैं। Attempts to find antiviral drugs have not been very successful and their use is complicated as the virus reaches a peak titer before symptoms are observed। तो अटेम्प्ट जो है एंटीवायरल ड्रग प्रोड्यूस करने के लिए ये कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। जैसा कि हमने रिसेंट में ही देखा है कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन बना है वो बहुत ही समय के बाद बना है। उसके पहले उस पे जो था कितने सारे ड्रग ट्रायल्स किए गए बट उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी ड्रग सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये जो है अटेम्प्ट्स टू फाइंड एंटीवायरल ड्रग ये बहुत ही अनसक्सेसफुल चीज़ है, क्योंकि वायरसेस जो है वायरसेस सिम्टम्स तभी दिखाते हैं वो पेशेंट में जब वायरसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो पेशेंट के अंदर डेवलप हो गए हैं और मल्टीप्लाई हो गए हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स को वो इन्फेक्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए जो है एंटीवायरल ड्रग्स इसमें फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इतना भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है।
So a drug used to prevent viral replication is best used prophylactically rather than left till gross symptom manifest. तो बेस्ट तरीका ये है कि वायरस और वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए पहले ही ह्यूमंस में उसके प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट हम दे दे। मीन्स अभी फिर से वही एग्जाम्पल, कोरोना वायरस में हमने वैक्सीन ले लिया है। तो वैक्सीन में क्या है, वैक्सीनेशन में क्या हुआ है, हमारे बॉडी में वैक्सीन जाने के बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट हुई है। एंटीबॉडीज क्यों जनरेट हुई है? क्योंकि जो वैक्सीन बनी है वो वैक्सीन खुद वायरस से बनी हुई है, जिसमें जो वायरल पार्ट है वो निकाल के उसे कम इन्फेक्शियस बनाया गया है। और वो कम इन्फेक्शियस पार्ट ये कम इन्फेक्शियस पार्ट जो है ये हमारे बॉडी में दिया गया हुआ है और इंजेक्ट किया है, जिसके वजह से हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और ये एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा समय के लिए हमारे बॉडी में रहती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें वायरस का इन्फेक्शन होता है और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज है जो कि कोरोना वायरस के साथ जो है फाइट करेगी और उसका जो इफेक्ट है और स्प्रेडेबिलिटी है उसे कम करने का कोशिश करेगी। तो यही चीज़ है कि भाई एंटीवायरल ड्रग्स को फाइंड करने से अच्छा और वो वायरल इन्फेक्शन होने से पहले ही हम उसका वैक्सीन ले ले और कोई प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट ले ले। मीन्स प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट क्या होता है कि भाई पहले ही हम उसका प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, जिसके वजह से इन फ्यूचर वो वायरस अगर हम पे अटैक करता भी है तो हमें उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और उसके जो इफ़ेक्ट है वो हम पे इतने ज़्यादा नहीं होंगे। There are a few agents which whilst mainly in the developmental stage do show promise of antiviral action। तो ऐसे कुछ फ्यू एजेंट्स है जो कि डेवलपमेंट स्टेज में है, जो कि प्रॉमिस एंटीवायरल एक्शन दिखाते हैं और प्रॉमिसिंग एंटीवायरल एक्शन दिखाते हैं। तो अभी भी वो डेवलपमेंटल स्टेज में है, अभी तक मार्केट्स में आए नहीं है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग्स जो है उस पे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। स्टिल ये चैलेंजिंग पार्ट है कि भाई कोई भी वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरल ड्रग प्रोड्यूस करना। तो इसमें ऐसे ही कुछ सक्सेसफुल एंटीवायरल ड्रग्स में आता है आइडोक्सियूरिडिन जो है ये थाइमिडिन एनालॉग है एंड इज प्रेफरेंशियली इनकॉर्पोरेटेड इन वायरल डीएनए प्रोड्यूसिंग नॉन इन्फेक्शियस मटेरियल। तो ये जो ड्रग है आइडोक्सियूरिडिन ये थाइमिडिन एनालॉग है और इसको जो है वायरल डीएनए जो होता है उसके साथ जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और उसके बाद पेशेंट को दिया जाता है। ये बहुत ही टॉक्सिक होता है और इसको जो है सीरियस कंडीशन में सिस्टेमिकली नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक इन नेचर होता है और इसको जो इमरजेंसी केसेस है टू सेव द पेशेंट सिस्टेमिकली हम नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट जो है वो ट्रॉमा में है और कोई दूसरी चीज़ों से वो लड़ रहा है और ऐसे कंडीशन में हम और एक ड्रग उसमें दे रहे हैं तो उसका बॉडी जो है इसे सपोर्ट नहीं कर पाता और उसकी वजह से जो गुड कंडीशन होनी चाहिए पेशेंट की वो बैड में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए जो इमरजेंसी कंडीशन है ड्यूरिंग डेस्पिरेशन तो उसमें जो है ये सिस्टेमिकली ड्रग नहीं दिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक ड्रग है। तो आइडोक्सियूरिडिन जो है ये थाइमिडिन एनालॉग है और ये जो है वायरल डीएनए के साथ कंबाइन करके बाद में पेशेंट को दिया जाता है एज अ एंटीवायरल ड्रग। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ये ड्रग पेशेंट को नहीं दिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक ड्रग है। इट हैज़ प्रूव्ड
of value in the local treatment of superficial virus infections such as herpestic अल्सरेशन ऑफ द कॉर्निया। तो ये जो ड्रग है ये सिस्टेमिकली और इंटरनल रूट में नहीं दिया जाता है, बट लोकल ट्रीटमेंट और सुपरफिशियल वायरल इन्फेक्शंस में इसे यूज किया जाता है। स्पेशली जो है हर्पेक्टिक अल्सरेशन ऑफ द कॉर्निया, जो कॉर्निया का अल्सरेशन होता है ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, वहाँ पे एज अ लोकल ट्रीटमेंट करके आइडोक्सिरिडिन ये ड्रग दिया जाता है एज अ एंटीवायरल ड्रग। उसके बाद थायोसेमिकार्बाजोन्स। तो थायोसेमिकार्बाजोन्स में एक ड्रग है जिसका नाम है मिथिसाजोन। ये जो है ये स्मॉल पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन होने से हमें बचाता है, बट ये तभी बचाएगा जब हम इसे पहले ही लेंगे। ये तब नहीं बचाएगा जब ऑलरेडी स्मॉल पॉक्स हमें हो चुका है। तो ये एस्टेब्लिश स्मॉल पॉक्स में इतना इफेक्टिव नहीं है, बट अगर इसको हम एज अ प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट पहले ही ले लेते हैं थायोसेमिकार्बाजोन को, स्पेशली मेथिसाजोन को, तो ये ड्रग जो है स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस कम कर देता है, क्योंकि ये स्मॉल पॉक्स वायरस को डेवलप ही नहीं होने देता। बट हमने ये ड्रग नहीं लिया है और स्मॉल पॉक्स हमारे अंदर चला गया है, वायरस हमारे अंदर डेवलप हो रहा है, और उसके बाद हम थायोसेमिकार्बाजोन ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये ड्रग कोई काम नहीं करता है। They may also be of use in the treatment of vaccination reactions which involve the local development and extension of the vaccination site due to virus multiplication। तो ये ड्रग जो है फर्स्ट तो स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है, उसके बाद जो वैक्सीनेशन की वजह से रिएक्शन होती है और किसी को वैक्सीनेशन का रिएक्शन होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी ये ड्रग जो है यूज़ किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, वैक्सीन जो है वैक्सीन किसे सूट नहीं होती है और उसकी वजह से वो जहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ है, लोकल एरिया पे जहाँ पे भी इंजेक्ट किया हुआ है वो वैक्सीन को, वहाँ पे वायरस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और वहाँ पे अल्टीमेटली ड्यू टू वायरसेस वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन और रिस्पेक्टिव एलर्जीज होता है, और इसी के ट्रीटमेंट के लिए जो है थायोसेमिकार्बाजोन्स और थायोसेमिकार्बाजोन डेरिवेटिव इसका यूज होता है। तो दो चीज़ों के लिए थायोसेमिकार्बाजोन्स का यूज होता है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स के प्रिवेंशन के लिए यूज होता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ वैक्सीनेशन रिएक्शंस के लिए थायोसेमिकार्बाजोन्स का यूज होता है। अब हम आते हैं थर्ड, एमेंटेडिन हाइड्रोक्लोराइड पे। दिस सब्सटेंस इनहिबिट सम माइक्सोवायरसेस सच एज ह्यूमन इन्फ्लुएंजा एंड पैरा इन्फ्लुएंजा। तो ये जो ड्रग है एमेंटेडिन हाइड्रोक्लोराइड, ये जो ड्रग है ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो होते हैं जिन्हें माइक्सोवायरसेस भी बोलते हैं, तो ये माइक्सोवायरसेस के अगेंस्ट बहुत अच्छा काम करता है। उनका मल्टीप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन को इनहिबिट करने का काम जो है एमेंटेडिन हाइड्रोक्लोराइड बहुत अच्छे से करता है। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स। द यूज ऑफ प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीनेशन इज ऑफ इमेंस यूज इन द प्रिवेंशन ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि भाई एंटीवायरल ड्रग्स जो है ये लेने से अच्छा वैक्सीन कभी भी अच्छा है, जिसके वजह से हमारे अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है और इन फ्यूचर कभी भी हमें उसका इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट जो एंटीबॉडीज होती है वो उसके अगेंस्ट फाइट करती है। तो इम्यूनोलॉजिकल मेथड में आता है वैक्सीनेशन, जो कि पहले ही लिया जाता है बिफोर इन्फेक्शन। तो बिफोर इन्फेक्शन
वो वैक्सीनेशन लिया जाता है और ये वैक्सीन में जो है नॉन पैथोजेनिक पार्ट होता है आपके वायरस का, और ये जो है हमारे बॉडी में जब जाता है तो ये स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट दैट नॉन इन्फेक्शियस वायरल पार्ट। और जब फ्यूचर में हमें वायरल इन्फेक्शन होता है तो यही एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट जो है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है, बट is efficacious only if given sufficient time before exposure to allow immunity to develop। तो ये जो प्रोफाइलैक्टिक वैक्सीनेशन जो है और वैक्सीनेशन जो है ये तभी काम का है जब हम हमारे बॉडी को कुछ टाइम दे टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज अगर प्रोड्यूस नहीं हुई हमारे बॉडी में तो ये कुछ काम की नहीं है। मीन्स अभी रिसेंट एग्जांपल फिर से एक बार बता रहा हूँ, कोरोना वायरस का वैक्सीन भले ही हमने आज लिया है और उसे हमने हमारे बॉडी को अगर हमने टाइम नहीं दिया कि भाई वो वैक्सीन के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके, और समझ लीजिए कि कोरोना वायरस हो गया, तो ऐसे कंडीशन में वो वैक्सीन का इफ़ेक्ट उतना नहीं रहेगा। तो वैक्सीन का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए हमारे बॉडी को उतना समय देना पड़ेगा कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक सफिशिएंट अमाउंट का एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में डेवलप कर सके। और जब भी फ्यूचर में कोरोना वायरस अगर हमें हो जाए तो और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हमें हो जाए तो ये जो है एंटीबॉडीज़ उसके अगेंस्ट फाइट कर सके। तो ये एक इसका चीज़ है कि ये तभी काम करता है जब हम हमारे बॉडी को सफिशिएंट टाइम देंगे, जिसकी वजह से एंटीबॉडी जो है हमारे बॉडी में डेवलप हो सके। इसके बाद ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स नथिंग बट एंटीबॉडीज। नॉर्मल प्लाज्मा कंटेन्स एंटीबॉडीज टू मेनी डिसीजेस एंड दिस एंटीबॉडीज आर कंटेंट इन द गैमा ग्लोबुलिन। तो नॉर्मल प्लाज्मा में जो है ये एंटीबॉडीज होती है जो कि हमारी बॉडी जो है ये प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस। तो हम जब से हमारा बर्थ हुआ है स्टिल हम अभी जो एज के हैं हमें बहुत काइंड ऑफ डिसीज़ हो जाते हैं या फिर कभी कभी इन्फेक्शन हो जाते हैं। बचपन में तो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमें तब पता नहीं होता है। तो इसी वजह से हमारी जो बॉडी है ये डिफरेंट इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है और ये एंटीबॉडीज़ जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो ये गैमा ग्लोबुलिन्स जो है गैमा ग्लोबुलिन्स ये एंटीबॉडीज़ ही होती है। तो सभी गैमा ग्लोबुलिन्स ये एंटीबॉडीज़ नहीं होती और सभी एंटीबॉडीज़ जो है ये गैमा ग्लोबुलिन नहीं होती है। तो कुछ गैमा ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ होती है और कुछ नहीं होती है। सेम कुछ एंटीबॉडीज़ गैमा ग्लोबुलिन होती है, अरे फिर से बोल दिया सॉरी। तो कुछ गैमा ग्लोबुलिन जो है एंटीबॉडीज़ होती है, कुछ नहीं होती है। Human specific immunoglobulin, previously known as hyperimmune or convalescent gamma globulin, may abort some virus infection if given in the incubation period। तो ये जो ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स है और जो एंटीबॉडीज है ये जो है वायरस इन्फेक्शन को अबॉर्ट करती है अगर ये हम प्रॉपर टाइम पे वो इन्फेक्टेड पर्सन को दे। तो ये हम कब देना चाहिए, ये हमें ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन ये तभी कारागर है और तभी इफ़ेक्टिव है जब ये वायरस इन्फेक्शन वो इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर ग्रोथ फेस में है और इंक्यूबेशन पीरियड में है। मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा पीरियड होता है जब ये वायरसेस है ये मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में होते हैं और डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं। तो ये ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन तभी इफ़ेक्टिव है जब हम वो पेशेंट को ये इंजेक्ट करेंगे, तब ये वायरस जो है वो पेशेंट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और ग्रो
हो रहा है। दे आर इन very short supply and should only be used in case at special risk such as poliomyelitis or German measles in the pregnant woman। तो ये जो है ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये इसका जो सप्लाई है बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही कम अमाउंट में ये अवेलेबल होता है। ये स्पेशल केस में ही और स्पेशल रिस्क पे ही ये दिया जाता है, जैसे कि पोलियोमाइलाइटिस में ये दिया जाता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमन है, अगर उसमें जर्मन मेलेसिस हो जाता है, जर्मन मिसेल्स हो जाता है, तो जर्मन मिसेल्स अगर हो गया तो ऐसे कंडीशन में ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन्स एज अ ट्रीटमेंट करके वो पेशेंट में दिया जाता है और प्रेग्नेंट वुमन में दिया जाता है। अब हम 6 पार्ट देखते हैं, वो है इंटरफेरॉन्स। दिस आर द प्रोटीन with an antiviral action produced by cell stimulated by some viruses। तो ये इंटरफेरॉन्स जो है ये प्रोटीन्स होते हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं और इनका एंटीवायरल एक्शन होता है। मीन्स ये वायरस के अगेंस्ट फाइट करते हैं और वायरसेस को किल करने का काम करते हैं। बट ये हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कब होंगे? जब हमारे जो सेल है ये किसी वायरस से स्टिमुलेट होगे। तो जब सेल स्टिमुलेट होगे तो वो क्या करेंगे? एज अ डिफेंस मैकेनिज्म करके इंटरफेरॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे और फिर ये इंटरफेरॉन्स जो है ये वायरसेस के अगेंस्ट फाइट करेंगे और उन्हें किल करेंगे। तो ये जो इंटरफेरॉन है ये प्रोटीन है और ये हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस करते हैं हमारे सेल। जब भी हमारे सेल जो है स्टिमुलेट होते हैं किसी वायरस से या फिर किसी ऑर्गन से या फिर किसी बैक्टीरिया से या फिर किसी प्रोटोजोआ से। तो अभी हम एंटीवायरल काइंड ऑफ इंटरफेरॉन देख रहे हैं। तो स्पेशली वायरसेस से अगर हमारे सेल स्टिमुलेट होते हैं तो ये सेल जो है इंटरफेरॉन्स नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका एंटीवायरल एक्शन होता है। Interferons do not act directly on the invading virus but probably so change the ribosome of the host cell that viral RNA cannot complex with them and so viral multiplication is stopped though normal development of the host cell is possible। तो इंटरफेरॉन जो है ये इंटरफेरॉन डायरेक्टली वायरस पे काम नहीं करता। तो इंटरफेरॉन क्या करता है? इंटरफेरॉन जो है जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल किसे बोलेंगे? जिस पे वायरस ने अटैक किया हुआ है। तो ये होस्ट सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं उसमें इंटरफेरॉन्स चेंज करता है। राइबोसोम्स के ऊपर जो वायरल आरएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है उसके साइड पे इंटरफेरॉन मॉडिफिकेशन करता है जिसके वजह से वायरल आरएनए जो है राइबोसोम्स के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता और उसके वजह से वो खुद मल्टीप्लाई नहीं हो पाता। तो इंटरफेरॉन क्या करेगा? जो सेल और जो इन्फेक्टेड और होस्ट सेल है उसके राइबोसोम्स के साथ बाइंड होके राइबोसोम्स का जो बाइंडिंग साइट है वायरस के साथ और वायरल आरएनए के साथ उसको अल्टर कर देगा और चेंज कर देगा, जिसके वजह से आरएनए जो वायरल आरएनए जो है वायरल आरएनए राइबोसोम्स के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा और जिसके वजह से होस्ट सेल जो है वायरस का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली वायरल मल्टीप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से वायरल इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। कुछ समय के बाद वायरसेस किल हो जाएंगे और इस तरह से इंटरफेरॉन उसका एंटीवायरल इफेक्ट दिखाएगा। इसके अलावा जो होस्ट सेल है उसका जो नॉर्मल डेवलपमेंट है उसमें भी इंटरफेरॉन जो है ये इतना प्रॉब्लम नहीं करता है। जो होस्ट सेल है उसका डेवलपमेंट नॉर्मल रहता है। सिर्फ जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन है ये वायरस का मल्टीप्लिकेशन
इंटरफेरॉन स्टॉप करता है बाय चेंजिंग द राइबोसोम्स ऑफ होस्ट सेल। तो राइबोसोम्स का जो बाइंडिंग साइट है वायरल आरएनए के लिए, उसमें चेंज करने का काम ही सिर्फ इंटरफेरॉन करता है। The antiviral action of interferon is very broad and they are effective against a wide range of unrelated viruses। तो इंटरफेरॉन्स का एंटीवायरल एक्शन ये वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम का है, मीन्स ये जितने डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज है उसके अगेंस्ट इंटरफेरॉन काम करता है। वाइड रेंज ऑफ अनरिलेटेड वायरस के अगेंस्ट भी इंटरफेरॉन बहुत अच्छे से काम करता है। दे हैव हाउएवर नैरो होस्ट स्पेसिफिसिटी एंड हैव नो एक्टिविटी सेव इन सेल ऑफ द सेम और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज टू दैट इन विच दे वेयर प्रोड्यूस्ड। तो ये जो है इसका एंटीवायरल एक्शन तो ब्रॉड है बट होस्ट स्पेसिफिसिटी बहुत ही नैरो है। मीन्स अगर ये इंटरफेरॉन सेम स्पीसीज के दूसरे सेल को दिया गया या फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है उसके सेल में अगर ये इंटरफेरॉन दिए गए तो वहाँ पे जो है ये कुछ भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो होस्ट स्पेसिफिसिटी है बहुत ही नैरो है, मीन्स बहुत ही सीधा चलने वाला ये कैटेगरी है एंटीवायरल्स का। तो इसमें जो है जहाँ पे ये डेवलप हो रहा है वहीं पे बहुत अच्छे से काम करता है। बट अगर आप इसको सेम सेल स्पीसीज के दूसरे पार्ट में अगर देते हो तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा, या फिर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है वो पर्टिकुलर सेल की, तो उसमें भी ये काम नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सोजिनस इंटरफेरॉन्स सीम्स टू बी इनइफेक्टिव। अगर हम कोई पेशेंट को इंटरफेरॉन्स एक्सोजिनसली देते हैं और बाहर से देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा इनइफेक्टिव है, वो कुछ काम नहीं करेगा। इंटरफेरॉन्स तभी काम करेंगे जब वो पेशेंट के अंदर हम इंटरफेरॉन्स का प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे। बट वही पेशेंट को अगर हम बाहर से इंटरफेरॉन्स देंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। इसके अलावा ये इनइफेक्टिव इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका नैरो होस्ट स्पेसिफिसिटी है। इसके बाद जो रिएक्टिव साइट है और जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ तक ये पहुँच नहीं पाता, बहुत डिफ़िकल्टी होता है इसे पहुँचने के लिए। और एक्सोजिनसली इसके प्रोडक्शन करने के लिए जो सब्सटेंस लगते हैं वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये सभी चीज़ों के वजह से एक्सोजिनस इंटरफेरॉन्स जो है ये इनइफेक्टिव है एज वेल एज कॉस्टली ट्रीटमेंट है फॉर वायरसेस और अगेंस्ट वायरसेस। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 ख़त्म हो गया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो then share and subscribe my channel. Thanks for watching. God bless you.